हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर सोनाली पवार और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, जो मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन हिंदी में दूंगी। ये जो यूनिट 1 है, ये आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जनरली मिलता है देखने के लिए एज पर द PCI सिलेबस। Pharmaceutical inorganic chemistry is unit number 1, impurities in pharmaceutical substances. टॉपिक के समझने से पहले इन 3 वर्ड्स को समझ लेते हैं कि क्या है। इम्प्यूरिटीज मतलब क्या है, फार्मास्यूटिकल मतलब क्या है और सब्सटेंसेस का मतलब क्या है। आप जानते हैं कि फार्मेसी ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दवाइयों के साथ ही साथ रिसर्चेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हम जिसको कहते हैं, तो इनमें जो इम्प्यूरिटीज होती है किस किस टाइप की होती है, वो इम्प्यूरिटीज कहाँ कहाँ फाइंड आउट होती है, हमको कहाँ पर देखने मिलती है और हम उस पर किस तरह से सोल्यूशन निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्यूरिटीज, जो हमको फाइंड आउट करनी है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करके बताऊंगी जिसमें आपको ये सीखने मिलेगा कि अर्सेनिक अगर कोई इम्प्यूरिटी है तो उसको फाइंड आउट कैसे करें। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ अर्सेनिक। ठीक है। मेरा इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट यूट्यूब लिंक रहेगी उस पर आप देख सकोगे कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस किस तरह से की जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट्स ऐड किए हैं जिसके बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक के अंदर। इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्योरिटीज होती क्या है, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज क्या है, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज कौन सी हैं, और इसमें हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक देखेंगे। उसके बाद लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन नेक्स्ट यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको इसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा और किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है, ये भी चीज़ आपको मैं इस स्लाइड के अंदर सिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है इंट्रोडक्शन के अंदर कि लिमिट टेस्ट होती क्या है। ठीक है, लिमिट टेस्ट का मतलब क्या है। लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control small quantities of impurities which is likely to be present in the substance. डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरह का ये इस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है जो क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट के थ्रू हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं या कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो लिमिट टेस्ट के इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम करेंगे आइडेंटिफाई, और जो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज होती है जो कम अमाउंट में मिली जाती है उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये भी हम लिमिट टेस्ट में देखेंगे। और ये देखेंगे कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है भी है या नहीं, किसमें, जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस है उसमें। तो लिमिट टेस्ट कोई और नहीं, इट्स अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। अगर दूसरे वर्डिंग में अगर हम इसको रखें तो लिमिट टेस्ट इज जनरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड। अभी यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक नहीं बोला है, ठीक है, इसमें मैंने वर्डिंग किया है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो जाता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का समावेश नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन है, आर्सेनिक है, लीड है, आयरन है, ये सारी चीज़ें आप इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दी है कि आउटलाइन ऑफ द चैप्टर क्या है। ठीक है, as per the definition impurities, its sources impurities definition of असे का मतलब होता है to check out the purity। इस तरह से ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करके भी हम देख सकते हैं। Impurities compound found in a medical preparation, बहुत सारे मेडिकल प्रिपरेशन में ये देखी भी जाती है। सेकेंड पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ लिमिट टेस्ट। क्या है लिमिट टेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल्स, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आर्सेनिक, क्लोराइड, लीड, सल्फेट एंड हेवी मेटल्स एंड मेनी मोर। प्योर कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, हैविंग द नो फॉरेन मैटर, दैट इज impurity, okay, that is a purity part, and impurity is chemical purity means freedom from this foreign matter। तो हम लोग इसको हटाने वाले हैं, ठीक है, केमिकल प्योरिटी के थ्रू। So we will go towards the next slide।
अभी हमने जिस तरह से सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात की, तो इसका मतलब ये होता है कि कहाँ-कहाँ से इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। तो जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने कुछ मेंशन किया है यहाँ पे कि रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया, जो एपीआईज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम लोग ये बोलते हैं, जैसे पैरासिटामोल टैबलेट है, तो पैरासिटामोल इज़ अ एपीआई, ओके। उसके बाद हम लोग टैबलेट पंचिंग करते वक्त प्रॉपर मेजरमेंट लेके उसके बाद हम टैबलेट पंच करते हैं। अगर मैंने 500 mg की टैबलेट बोली, दैट्स मीन्स वी कैरी द 500 mg इन आवर टैबलेट। उसके बाद पंच होती है टैबलेट। तो इस हिसाब से अगर रॉ मटेरियल है तो इसमें आपको इम्प्योरिटीज मिल सकती है। रही बात मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त, तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कहीं से बाहर से मतलब एक हजार्डस केमिकल के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप अपनी दवाइयों को अच्छे से स्टोर नहीं कर रहे हो, इम्प्रॉपर स्टोरेज रख रहे हो, तो यहाँ पे भी एक तरह की इम्प्योरिटी आपके मेडिसिन में आ सकती है। उसके बाद अगर एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन के थ्रू अगर क्रॉस कंटामिनेशन होता है तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे भी इसको इम्प्योरिटीज कहा जा सकता है। डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन, जिसको हम लोग धूल मिट्टी या फिर जो भी मड होते हैं उसके बारे में ये यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे कि हाथों में थोड़ी सी मिट्टी लगी है, अच्छे से क्लीन नहीं है, कोई हैंड ग्लोव्स क्लीन नहीं है, सैनिटाइज नहीं है, तो इस केस में भी आपके मेडिसिन के साथ एक तरह की वहाँ पे मेडिसिन में आपके इम्प्योरिटीज आ सकती है। इवन दो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त बड़े बड़े टैंक होते हैं, तो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के वक्त भी इम्प्योरिटीज फाइंड आउट हो सकती है आपके मेडिसिन में। दोस्तों, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या है। अभी ये तो पता चल गया कि किस तरह से इम्प्योरिटीज आती है, लेकिन क्या हो सकता है अगर इम्प्योरिटीज आ गई तो। सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं टॉक्सिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, हार्मलेस इम्प्योरिटीज, अफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्वालिटी पे अफेक्ट करती है, क्रिएट करती है एक तरह की इनकॉम्पैक्टेबिलिटी एज वेल एज टेक्निकल डिफिकल्टीज ला सकती है। टैबलेट पंचिंग में इशू हो सकता है। आपने देखा होगा टैबलेट पे जनरली नंबर्स लिखे होते हैं, प्रॉपर एमजी के नंबर लिखे होते हैं, कोई लोगो हो सकता है, या फिर समझ लीजिए कोई मेडिसिन है उसमें भी टेक्निकल इश्यूज या डिफिकल्टीज आ सकती है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आ सकती है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आ सकती है। तो ये अलग अलग तरह की एक तरह की इम्प्योरिटीज आपके मेडिसिन में आ सकती है। और ये कब होगा, जब एक तरह की सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज के थ्रू आपके मेडिसिन में इम्प्योरिटीज आ जाती है। तो इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है, एक तरह का फॉरेन मैटर आपके मेडिसिन में आ जाना, ठीक है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में मैं बोल रही थी वो है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो ये होता कैसा है ये मैं बताती हूँ। आपके स्क्रीन पे अगर देखा जाए तो मैं अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाऊंगी तो मेरा प्रैक्टिकल एम क्या रहेगा, टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। जो भी कंपाउंड होगा, अभी समझ लीजिए वाटर ले लिया, तो हो सकता है पानी अलग अलग तरह से आता है, सोर्सेस होते हैं, जैसे कुएं का पानी होता है या फिर नदी का पानी होता है, समंदर का पानी होता है, अलग अलग तरह से पानी होते हैं। तो समझ लिया हमने प्योर वाटर ले लिया और हमको ये देखना है कि भाई इसमें आर्सेनिक है या नहीं, ठीक है। नल का पानी आता है, चलो हमने उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिकल कंपैरिजन पे है। स्टैंडर्ड को आपको कंपेयर करना है टेस्ट के साथ। टेस्ट में आपका मॉलिक्यूल रहेगा जिसके साथ आप प्रैक्टिकल करना चाहोगे, जिसमें आप ये देखते हो कि भाई इसमें आर्सेनिक है भी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, आपको स्टैंडर्ड में आर्सेनिक लेना होता है, एक प्रॉपर अमाउंट में लेना होता है। जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी उसमें क्या होगा, मैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का आर्सेनिक लेने वाली हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आर्सेनिक का अगर कंपैरिजन में करती हूँ जिसमें बिल्कुल भी आर्सेनिक नहीं है, तो किस तरह से रिजल्ट आपको देखने मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस और इसके थियोरेटिकल पार्ट कि आर्सेनिक में होता क्या है। जैसे कि हमने देखा कि आर्सेनिक का अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा एम रहेगा टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक फॉर गिवन अननोन सैंपल। जो भी आपको सैंपल दिया जाएगा, आप उसके हेल्प से अननोन सैंपल में आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं ये आप चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो हमें कुछ केमिकल्स लगेंगे और कुछ एपरेटस लगेंगे। केमिकल में हमको लगने वाला है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, जिंक, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो पोटेशियम आयोडाइड का रोल क्या है, जिंक का रोल क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ही क्यों लिया गया है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद अगर एपरेटस की बात करें तो आर्सेनिक का एपरेटस जो है वो है गटजेट एपरेटस, जिसको गटजेट एपरेटस बोला गया है। उसके बाद हम बिकर लेंगे, ग्लास रॉड और स्टैंड लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा केमिकल्स और एपरेटस के साथ हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं।
तो अभी हम लोगों ने एपरेटस ले लिए हैं। एपरेटस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अभी हमको उन केमिकल्स का यूज करके रिएजेंट का प्रिपरेशन करने हैं। इसमें हम लोग टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि जिसका हम लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसमें देखना है कि आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं, तो उसको हम कहेंगे टेस्ट सोल्यूशन। उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए लगने वाला है स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हम लोग आर्सेनिक सोल्यूशन का आर्सेनिक ट्राइसाइड की हेल्प से एक हम लोग प्रिपरेशन बनाने वाले हैं, ठीक है, जो हमारा रहेगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ध्यान दीजिए, जब कंपैरिजन की बात होती है तब आप कभी देखते हो कि कभी मार्केट में भी जाते हो तो दो चीज़ों को लेके कंपेयर करते हो कि नहीं भाई ये अच्छा नहीं है, ये इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका ब्राइट होता तो बेटर रहता। तो सेम ऐसा ही आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड को क्या करते हो, टेस्ट के साथ कंपेयर करते हो। तो स्टैंडर्ड में अगर आपका आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं है तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेना होगा और उसके बाद आप उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद जिंक, ठीक है। तो जिंक का आपको ग्रैनुलेटेड फॉर्म में एकदम बारीक एकदम पाउडर फॉर्म में रहता है, वो वाला सोल्यूशन आपको कंपाउंड लेना है। मैं स्क्रीन यहाँ पे रीड करूंगी। The solution of a water soluble substance in prepared with the water and standard hydrochloric acid. The solution of a substance such as a metallic carbonate which differences with the acid is obtained with the brominated hydrochloric acid. The substances which are insoluble, example BaSO4, that is a bentonite or kaolin, are diffused in the water. So आप कोई भी एक तरह का reagent ऐसे ले सकते हो। Standard chloride solution. It is prepared by adding the stannous chloride solution to equal amount of और इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन लेना है जो बिल्कुल उसी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। रिड्यूसिंग द ओरिजिनल वॉल्यूम बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग थ्रू अ फाइन ग्रेन फिल्टर पेपर। उसके बाद आप उसको हल्का सा फॉर्म करके बॉइल करके उसको फिल्टर आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। Afterward, stannous hydrochloric acid किस तरह से बनना है? It is prepared by adding 1 ml of stannous chloride solution to the 100 ml of hydrochloric acid. तो अभी वहाँ पे हम लोग सोल्यूशन के बारे में प्रिपेयर करने के बारे में सोचा है, तो हम लोग उस हिसाब से इस सोल्यूशन को लेने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन, जो 10 ppm है। Dissolve 0.33 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। हम लोग 0.33 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वे करेंगे इन 5 ml ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड में उसको डाइल्यूट कर देंगे। मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाना होगा। फिर हम लोग इसमें से 0.33 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लेंगे और 5 ml हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जो 2 मोलर है। उसके बाद इसको डाइल्यूट करके 250 ml वाटर तक हम उसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे। Then after dilute 1 volume of the solution to the 100 volume of water. Afterward, zinc. जिंक एक तरह का ग्रेनुलेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा विद द कंप्लाइजेस विद फॉलोइंग एडिशनल टेस्ट। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, आप उसमें कर सकते हो, क्या क्या नहीं करना है वो सारी चीजें इसमें लिखी गई है। To 10 gram of a granulated zinc, add 15 ml of a standard chloride solution and 5 ml of 0.1 molar potassium iodide. ये मेन प्रोसीजर है जो हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट की 3-4 लाइनें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अप्लाई द जनरल टेस्ट बट अलाउ द रिएक्शन टू कंटिन्यू फॉर 1 आवर। ये सारी चीज़ें एक तरह के 1 आवर तक लेगी। नो विजिबल स्टेन शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन द मर्करी क्लोराइड पेपर। एक बात याद रखिए, आर्सेनिक है तो स्टेन आएगा, अगर आर्सेनिक नहीं है इसका मतलब स्टेन नहीं आएगा। अगर आपका आर्सेनिक का स्टेन आपके टेस्ट सोल्यूशन में आ जाता है तो वहां पे आपकी टेस्ट फेल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके कंपाउंड में आर्सेनिक प्रेजेंट है। रिपीट द टेस्ट बाय एडिंग 0.1 ml ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। अ फाइन बट डिस्टिंक्ट येलो स्टेन इज प्रोड्यूस्ड। अगर थोड़ा भी आप सॉल्यूशन में अगर आर्सेनिक डालते हो तो हल्का सा येलो कलर आपको उस पेपर पे दिखेगा। तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हम देख सकते हैं। तो प्रिएजेंट प्रिपेयर कर लिया है, हमने केमिकल्स देख लिए हैं, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जाते हैं। प्रिंसिपल की अगर बात करें तो आर्सेनिक का प्रिंसिपल ये है कि आर्सेनिक इज हार्मफुल ड्यू टू इट्स टॉक्सिक नेचर। आर्सेनिक एक तरह का टॉक्सिक नेचर का केमिकल कंपोनेंट है, या फिर आप बोल सकते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फार्माकोपिया मेथड इज बेस्ड ऑन द गटसेट मेथड। तो फार्माकोपिया में इस प्रैक्टिकल को या फिर आर्सेनिक को फाइंड आउट करने के लिए गटसेट मेथड का यूज करने के लिए कहा गया है। Concentration of arsenic beyond 0.01 mg per liter in pollutant by the WHO. WHO का ऐसा कहना है कि अगर
कॉन्सेंट्रेशन 0.01 mg पर लीटर के ऊपर अगर चला जाता है तो ये एक तरह का क्या हो सकता है, इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ पोल्यूटेंट हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें किस तरह से रिएक्शन हो रही है, हमको मिलने क्या वाला है प्रैक्टिकली देखने के लिए। सो ऑन arsenic प्रेजेंट कन्वर्टेड इनटू द arsenic गैस। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके केमिकल कंपाउंड में जितनी भी arsenic मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये रिएक्ट होने के बाद arsenic गैस में प्रोड्यूस्ड हो रहा है बाय रिडक्शन विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी आपको याद होगा कि हमने जिंक लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है इन स्टेनलेस क्लोराइड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक एक तरह का रिडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब आर्सेनिक तुरंत किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। Based on the reaction of arsenic gas with a hydrogen ion to form yellow stain on a mercury chloride paper in presence of reducing agent like potassium iodide. पोटेशियम आयोडाइड का मैंने जैसे जिक्र किया था, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो आर्सेनिक गैस है जब हाइड्रोजन आयन के साथ आएगा तो एक तरह का येलो स्टेन आएगा, और ये येलो स्टेन कहाँ पे आ रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर, ठीक है। सो ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर जब आ रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो भी एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम कर रहा है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड हेल्प कर रहा है येलो स्टेन आने के लिए, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, अगर आर्सेनिक गैस है तो, और आर्सेनिक गैस कब आएगी, जब आर्सेनिक कन्वर्ट होगा आर्सेनिक गैस में, और किसकी वजह से होगा, ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होगा। और ये किस रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, तो ये हो रहा है रिडक्शन के थ्रू, ओके। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया में क्या बताया गया है कि सजेस्ट किया गया है कि अगर आप यूज करते हो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर, तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इस पे रिजल्ट ज्यादा अच्छे से आएंगे। So, the standard stain prepared from a definite quantity of arsenic is used for comparison and provide the limit. So, ये एक तरह की लिमिट टेस्ट हो जाती है, ठीक है। So, अगली स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या है। So, जो भी स्क्रीन पे हम लोगों ने देखा, तो इसको मैं फिर से रिएक्शन के फॉर्म में इसको रिपीट करूंगी। So, पहली रिएक्शन में इसमें ऐसा हो रहा है कि the sample dissolved in the acid whereby the arsenic present as an impurity in sample. जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आर्सेनिक है तभी ये इम्प्योरिटीज कहलाएगी और तभी ये रिएक्शन पूरी हो सकती है। कन्वर्टेड इनटू द आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल। सबसे पहली बात, जब भी कोई कंपाउंड होता है तो उसमें आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है। Is reduced by arsenic acid by reducing agent like potassium iodide, sulfuric acid, zinc, hydrochloric acid, etc. तो हमने जैसे कि देखा कि ये सारे कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। arsenic acid is further reduced to arsine, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि arsenic एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में, जो है अरसाइन, by hydrogen and react with the mercury chloride paper to give a yellow stain. So, the depth of a yellow stain on a mercury chloride paper will depend upon the quality of arsenic present in the sample. Depend करता है, which is compared with that of a standard stain produced from known amount of arsenic. So, this is the part of a reaction. So, आप अगर रिएक्शन फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी कौन सी है हमारी, आर्सेनिक। तो यहाँ पे आर्सेनिक जो है वो किस फॉर्म में मिल रही है हमको, आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में, या फिर बोल सकते हो कि आर्सेनिक एसिड एक तरह का कन्वर्ट हो रहा है आपके आर्सेनियस एसिड के फॉर्म में। उसके बाद वही आर्सेनियस एसिड कन्वर्ट हो रहा है जब आपका रिडक्शन एजेंट के साथ वो मिक्स हो रहा है या फिर रिएक्ट हो रहा है, तब बोल सकते हैं कि वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, आपका अरसाइन गैस में। और ये अरसाइन गैस जब अरसाइन मॉलिक्यूल मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा, जो हम लोग मर्क्यूरी पेपर पे यूज करेंगे, उसके ऊपर ये एल्स्टेन प्रोड्यूस करेगा, और हिसाब से हमारी लिमिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर येलो स्टेन अप टू द impurities to the yellow stain. सो स्टेनलेस क्लोराइड ये जो है, मैंने आपको बोला था कि हम लोग कुछ केमिकल्स यूज करने वाले हैं, उसकी मैं रीजन बताऊंगी कि क्यों हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टेनलेस क्लोराइड इज यूज फॉर कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ अरसाइन। स्टेनलेस क्लोराइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अरसाइन की सारी चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए, ओके। उसके बाद जिंक, पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनलेस क्लोराइड ये हम यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का एसिडिक सोल्यूशन मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद है एक तरह का लीड एसिडेट प्लग और पेपर आर यूज्ड टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड व्हिच मे बी इवॉल्व्ड अलोंग विद द अरसाइन। बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हो तो रिएक्शन में बहुत सारी चीजें इवैल्यूएट होती है, तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी इवैल्यूएट होने वाले, तो हम उसको ट्रैप कर सकते हैं।
तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमको वो प्लग कहाँ पे इंसर्ट करना है, किस तरह से हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो हमको यहाँ पे सिर्फ इतना ही चाहिए कि हमको हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे ट्रैप करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लीड एसिड सोल्यूशन के प्लग के साथ, या पेपर को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक होल होता है, वहां पे आप केमिकल के अंदर वो पेपर या कॉटन डाल के थोड़ा सा सोक करके उसमें वहां पे रख देते हो। तो वहां से जो गैस इवैल्यूएट हो जाएगी जब ये रिएक्शन पूरी होगी जिंक के साथ बोलो या फिर स्टेनलेस क्लोराइड या स्टेनलेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो तब ये वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड को रोकेगा। ओके, और सिर्फ येलो स्टेन किसका आएगा, अर्साइन गैस का आएगा। कब आएगा, जब आपके केमिकल कंपाउंड में अर्सेनिक प्रेजेंट रहेगा तभी। सो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड और टेस्ट कहा है, इसका मतलब आपको दो अलग से एप्रेटिस लगेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि फार्माकोपिया में बताया गया है कि लिमिट टेस्ट ऑफ अर्सेनिक कौन से एप्रेटिस में करते हैं, गटिजेट एप्रेटिस में। तो यहाँ पे हम लोग दो बॉटल्स लेने वाले हैं जो नियर अबाउट 250 ml की बॉटल्स है, और इन दोनों बॉटल्स पे हम लोग एस फॉर स्टैंडर्ड और टी फॉर टेस्ट के बारे में हम लोग उस पर मेंशन करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड में हम लोग क्या सोल्यूशन डालेंगे और टेस्ट में क्या डालेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी याद रखिए जब स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो वहां पे आएगा आपका अर्सेनिक सोल्यूशन, जो हम लोगों ने अर्सेनिक ट्राइऑक्साइड सोल्यूशन बनाया है। और सेकंड पॉइंट जो टेस्ट सोल्यूशन है, फिर वो कोई भी टेस्ट सोल्यूशन ले लीजिए, आप उसमें वो डाल दीजिए। ओके, जो आपके टेस्ट सोल्यूशन में डालना है। उसके बाद आप उसके अंदर 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डालते हो, और इस साइड में भी टेस्ट में भी 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हो। उसके बाद 5 ml ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड डालते हो, इधर भी टेस्ट में आप 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड डाल रहे हो। उसके बाद ये रिएक्शन होने के लिए आपको जिंक लगेगा, तो नियर अबाउट 10 ग्राम आप जिंक ले सकते हो। तो 10 ग्राम ऑफ जिंक आपने ऐड कर दिया, और दोनों में ऐड किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड में भी और टेस्ट में भी। तो इसमें चेंज कहाँ हुआ है, सिर्फ टेस्ट में क्या है, द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट इन वाटर और स्टेनलेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड केप्ट इन अ वाइड माउथेड बॉटल। तो आप एक बात याद रखना, जब आप कभी कोई भी सोल्यूशन लेते हो, ठीक है, तो आप उस सोल्यूशन को डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने स्टैंडर्ड लिया है और टेस्ट लिया है, यहाँ तक मैं प्रोसीजर में पहुंच चुकी हूँ कि मैंने पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, स्टेनलेस क्लोराइड ऐड कर दिया है और जिंक पे ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं नियर अबाउट 40 मिनट्स के लिए इसको आराम से साइड में रख दूंगी, कोई हिलाऊंगी नहीं, कुछ नहीं, बस देखूंगी कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। उसके बाद मैं जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर मैंने जहाँ पे एक तरह का प्रोसीजर में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा कि कहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर रहे हो, उस पेपर पे आपको येलो स्टेन को कंपेयर करना है। इस तरह से आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो। आपको जब डायग्राम की बात आएगी तो आपको मैं दोनों डायग्राम यहाँ पे समझा के देती हूँ। अगर आप ए डायग्राम और बी डायग्राम को देख रहे हो तो पहले मैं बी डायग्राम के बारे में बात करूंगी। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो है वो आपको इस तरह से दो रबर कॉर्क के अंदर आपको इसको फिक्स करना होता है, और ये जो ट्यूब होती है वो इस तरह से होती है कि दोनों में से गैस आर पार जा सकती है। ओके, तो ये कट सेक्शन में होता है, जैसे कि आप ए और बी में देख सकते हो। ओके, और रही बात अभी आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम दिए है, जो बॉटल में प्रॉपर इंसर्टेड है, यहाँ पे आपने देखा है कि नीचे वाटर लेवल दिख रही है, जिसमें आप जिंक, पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनलेस क्लोराइड सैंपल ये इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने डाल दिया तुरंत आपने बंद कर दिया। उसके बाद क्या होगा, वो जो 2 mm होल फॉर गैस था, उसके वहीं पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर जो मर्क्यूरी फ्लोराइड का जो लीड एसिड के बारे में हमने प्लगर के बारे में बात की थी, वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये जो डायमीटर रहेगी नियर अबाउट, जो इंटरनल डायमीटर है वो है 6.5 mm की। उसके बाद जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसमें से गैस सेपरेट होके आपके पेपर तक वो पहुंचेगा, और आफ्टर 40 मिनट्स आप ऊपर उस पेपर पे स्टेन देख सकते हो। उसके बाद ये जो पिन लिखी गई है वो पिन आप वहां से रिमूव आउट भी कर सकते हो। सो डियर फ्रेंड्स, आपने ये सारी चीज़ें देखते हुए एक बार आपको ये 3 चीज़ों में आपको ये रिजल्ट लिखना होता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आगे क्या कंक्लूजन निकाला और आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, ये रिजल्ट कब आएगा, जब आप ये देखोगे कि आपने जो भी सैंपल यूज़ किया है उसके अंदर अर्सेनिक है या नहीं है। तो ये कैसा पता चलेगा कि अगर आपके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर येलो स्टेन आता है, इसका मतलब उसमें अर्सेनिक है। अगर नहीं है तो क्या होता है, अर्सेनिक पास द टेस्ट। सो ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखोगे, if the stain produced by test is a no deeper than the standard test या stain, then sample complies limit test for arsenic. What is the conclusion? After 14 minutes,
इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ येलो स्टेन, अगर इंटेंसिटी जो भी येलो स्टेन की है प्रोड्यूस्ड इन द स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड के साथ उसकी जो भी इंटेंसिटी है is a more than its in the test, the sample complies with the limit test of arsenic. अगर येलो स्टेन स्टैंडर्ड में ज़्यादा है विद कंपेयर टू टेस्ट, तो समझ लीजिए आपकी टेस्ट पास है. सो दिस इज अबाउट द कंक्लूजन पार्ट. So dear friends, thank you very much to listen me and understand the arsenic part and many more things. So thank you so much. Definitely we will meet you soon with a video presentation, and don't forget to subscribe the channel. Bye bye. Thank you so much.